गुड स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले कारक, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। मुख्य कारक होता है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता बच्चों के पेरेंट्स या मम्मी या पापा के ऊपर निर्भर करती है कि उनके जो गुण होते हैं वो बच्चों के अंदर दिखाई देते हैं। Some children are small not because of endocrine and nutritional disturbances, but because of their genetic constitution. कुछ बच्चों की हाइट कम होती है या छोटे रहते हैं तो वो इसलिए नहीं कि उनकी अंतःस्रावी ग्रंथियों का से हार्मोन कम स्रावित हुआ है या उनको पोषक खाना नहीं मिला है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि उनको आनुवंशिक जो जीन्स है वो स्मॉल रखने वाले जीन्स हैं वो ज्यादा प्रभावी है जो उनको उनके पेरेंट्स से मिले हैं। Health history of parents is studies to determine the hereditary traits likely to exist in the children. फिर ऐसे ही यदि पेरेंट्स की हेल्थ हिस्ट्री यदि है कुछ लाइक डायबिटिक पेरेंट्स हैं तो मे भी चांसेस होते हैं कि बच्चे में भी गुण दिखाई देंगे या जो कमियां पेरेंट्स में पाई जाती है वो कमियां या वो बीमारी वो डिजीज बच्चों में भी दिखाई दे सकती है। सेकंड फैक्टर होता है सेक्स लिंक। बच्चा किस लिंग का है, यदि लड़का है और लड़की है तो उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो अलग अलग तरीके से प्रभावित होता है। जैसे लड़का जो है उसकी ग्रोथ फास्टर होती है as compared to girl. After birth, the male infant is both longer and heavier than the female infant. तो जन्म के समय भी जो मेल चाइल्ड होता है वो लंबा होता है और भारी होता है compared to the female infant. Boys maintain these superiority until about 11 years of age. और ये है अंतर जो है 11 साल की उम्र तक रहता है। 11 साल तक की उम्र में लड़का हमेशा लड़की से बड़ा दिखाई देता है, बट आफ्टर 11 years लड़की ज्यादा बड़ी दिखाई देने लगती है और लड़कों का डेवलपमेंट थोड़ा सा स्लो डाउन होता है। Girls mature earlier, reach the period of accelerated growth earlier than boys and are taller on the average. Bone development is more advanced in girls during pre-pubertal spurt of growth and development. यानी जो प्यूबर्टी स्टेज होती है 13 इयर्स की एज में, यदि 13 इयर्स का लड़का और लड़की दोनों खड़े हुए हैं तो लड़की ज्यादा बड़ी दिखाई देगी एज कम्पेयर टू लड़का, या बॉय के कंपेरिजन में गर्ल्स जो है वो लंबी दिखाई देती है, बड़ी दिखाई देती है। लेकिन बाकी इसके बाद में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस आता है तो बाद में वापस से लड़का बड़ा दिखाई देने लग जाता है। अर्ली इरप्शन ऑफ द परमानेंट टीथ इन गर्ल्स में दांत भी एज कम्पेयर टू बॉयज जो है वो जल्दी आते हैं। तीसरा फैक्टर होता है रेस एंड नेशनलिटी। रेस होती है यानी आप किस जाति के हो या आपके स्पेशल उस जाति की क्या विशेषताएं हैं उसका उसके बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर एरिया के लोग बहुत लंबे होते हैं या छोटे होते हैं, हाइट उनकी डिफर कर सकती है, उनका कलर डिफर कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चे का डेवलपमेंट होता है। जैसे कि हमने देखा है कि जो गर्म प्रदेश होते हैं वहां के जो लोग होते हैं वो उनके बच्चे जो होते हैं उनकी हाइट और हेल्थ जो है वो थोड़ी सॉलिड बॉडी होते हैं, वो उनका स्टैमिना ज्यादा होता है और डेवलपमेंट में उनका एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज जो कोल्ड कंट्रीज होते हैं उनके कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा होता है। नेशनलिटी यानी राष्ट्रीयता, आप कहाँ के रहने वाले हैं उसमें आपके हैबिटेंट का फर्क पड़ता है कि आप कहाँ से एनवायरनमेंट में रह रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपका शारीरिक विकास या मानसिक विकास या दूसरे विकास जो होता है वो प्रभावित होता है। जैसे भारत के रहने वाले बच्चे को यदि हम कंपेयर करते हैं दूसरे देश के बच्चों से तो हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एक पर्टिकुलर एज में अंतर साफ दिखाई दे जाएगा। देन आता है प्रीनेटल एनवायरनमेंट। प्रीनेटल एनवायरनमेंट से हमारे यहाँ तात्पर्य है कि जब बच्चा गर्भावस्था में रहता है, पेरेंट्स मतलब माँ के पेट में रहता है, उस समय बच्चे के ऊपर यदि कोई एडवर्स कंडीशन हो या कुछ ऐसा पेरेंट्स की न्यूट्रिटिव मदर की जो है न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा ना हो या उसको उस समय कोई बीमारी हो या उस समय कोई चोट या एक्सीडेंट लग गया हो तो एक्सीडेंट हो गया हो तो उसका प्रभाव उस बच्चे के ऊपर दिखाई दे जाएगा। उसे साफ पता चलेगा कि इस समय की जो उसकी कमी थी वो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। तो हम देख सकते हैं कि कई मूवीज में भी हमने देखा, जैसे कोई मिल गया में ये बताते हैं कि उसकी जो चोट लगती है प्रेगनेंसी के समय में उससे उसका ब्रेन डैमेज हो जाता है। तो ये सब चीजें हैं। तो बच्चे का जो फीटल डेवलपमेंट है वो फीटस जो अवस्था में जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत ज्यादा प्रभावित करता है कि माँ का न्यूट्रिशन स्टेटस कैसा है, फिजिकल स्टेटस कैसा है, मेंटल स्टेटस कैसा है। हार्मफुल प्रेडेटर फैक्टर्स होता है फीटर में सफर from nutrition deficiencies when the mother's diet is insufficient in quantity or quality. हो सकता है कि माँ को अच्छी पोषक भोजन आहार ना मिल रहा हो, उचित मात्रा में ना मिल रहा हो और उचित उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं हो, तो इन दोनों ही कंडीशंस में बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट का। मैकेनिकल प्रॉब्लम्स में भी प्रेजेंट owing to malposition in
यूटेरो। कई बार बच्चे की जो पोजीशन होती है गर्भावस्था में जब बच्चा रहता है अंदर, उस समय यदि मान लो उसकी पोजीशन कोई सही नहीं हो, ब्रीच पोजीशन में है या कुछ और प्रॉब्लम हो गई, मैकेनिकल प्रॉब्लम हो गई है या कोई डैमेज हो गया है, तो उसका भी बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तीसरा, एंडोक्राइन डिस्टर्बेंसेस इन मदर अफेक्ट द फीटस। माँ का जब गर्भावस्था में माँ होती है तो उस समय में जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं और हार्मोन्स में जो डिफरेंस आता है, उससे भी बच्चे के विकास के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। Then erythroblastosis fetus due to RH incompatibility of blood types of mother and fetus। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम बहुत नजरअंदाज कर जाते हैं। ब्लड की जो RH फैक्टर होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, यदि RH फैक्टर माँ का नेगेटिव और बच्चे का भी नेगेटिव है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन यदि इनकम्पेटेबिलिटी हो कि माँ का नेगेटिव और बच्चे का पॉजिटिव ब्लड फैक्टर हो, तो उसके साथ में बच्चे का डेवलपमेंट कम भी हो सकता है और वो डैमेज भी हो सकता है। स्मोकिंग, यदि प्रेगनेंसी अवस्था में माँ कोई स्मोक कर रही है, ड्रग्स ले रही है, अल्कोहल ले रही है और या कोई दवाई ऐसी ले ली है, तो उसमें बच्चे में डिफॉर्मिटी आने का भी चांस है और उसके डेवलपमेंट के प्रभावित होने का भी काफी चांस होता है। पोस्टनेटल एनवायरनमेंट, पोस्टनेटल एनवायरनमेंट यानी जन्म के पश्चात का वातावरण। जन्म के पश्चात का वातावरण में दो तरह के होता है, इंटरनल वातावरण और एक्सटर्नल वातावरण। इंटरनल आंतरिक और बाह्य। तो बाह्य वातावरण में आता है कल्चरल इन्फ्लुएंसेस यानी सांस्कृतिक प्रभाव। सांस्कृतिक प्रभाव को हम ऐसे समझ सकते हैं, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैज अ मेजर रोल इन द पैटर्न ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। द इफेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर कल्चर ऑन अ चाइल्ड बिगिंस बर्थ बिकॉज ऑफ द मैनर इन विच कल्चर व्यू एंड ट्रीट्स द मेंबर ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन्स फैमिली। कल्चर का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है कि यदि जिस कल्चर में माँ रह रही है तो उसको जब पता चलता है कि माँ प्रेग्नेंट है या माँ बनने वाली है, उस समय उसके आसपास का वातावरण कैसे है, उसको कैसे रखा जाता है, उसको कैसे उसका कैसे देखभाल की जाती है, केयर की जाती है, कैसे न्यूट्रिशियस डाइट दी जाती है, उसका प्रभाव पड़ता है। कुछ कल्चर में ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के बाद में माँ को कुछ बोल देते हैं कि हाँ बिल्कुल रेस्ट करो, आपको पूरा केयर करी जाएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग होगी है ऐसा। और कुछ कल्चर में होता है कि हाँ ये नॉर्मल बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं तो आप नॉर्मल काम भी करते रहिए और उसके ऊपर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, तो उसका बच्चे के विकास के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। The place to which mother deliver the baby also determined by the culture। बच्चा माँ कहाँ पर डिलीवरी कराएगी ये भी होता है। जैसे कई बार होता है कि हम भारतीय कंडीशंस में हम देखते हैं कि माँ जो है ज्यादातर अपने पीहर जाके डिलीवरी कराती है, क्योंकि वो वहां पर आराम से अपनी आवश्यकताएं बता सकती है, माँ को कह सकती है, बहन को कह सकती है, फैमिली मेंबर्स को बता सकती है एज कम्पेयर टू इन-लॉज को। तो इसलिए ये भी फर्क पड़ता है कि डिलीवरी कहाँ पर हो रही है, उसका भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर प्रभाव पड़ता है। After the birth, the child is cared for according to the culturally sanctioned pattern of child rearing। जन्म के पश्चात बच्चे को कैसा पाला जाए, ये भी कल्चर के ऊपर, संस्कृति के ऊपर निर्भर करता है कि बच्चे को पालने का क्या तरीका होगा। कुछ लोग बच्चों को बहुत ही केयर से पालते हैं, उनको बहुत ज्यादा दूर रखते हैं, ऊपर का पानी नहीं देना, दूध नहीं देना, माँ का फर्स्ट मिल्क नहीं देना, कई कई तरह की भ्रांतियां अलग अलग कल्चर में है। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे को पाला किस तरीके से गया है, उसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। The child is fed the diet that is detected, dressed in appropriate clothing and given health care as defined by the culture। संस्कृति ही उसको बताती है कि बच्चे को कैसी डाइट देनी है, उसको कैसे कपड़े पहनाने हैं और कैसे, जैसे हमारे इंडियन कंडीशन में है कि पहली सर्दी आए तो बच्चे को स्वेटर नहीं पहनानी, वुलन नहीं पहनाना है, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा कवर करके भी नहीं रखना है। लेकिन हमारे यहाँ साथ में ये भी है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है वो 1 महीने के लिए बाहर नहीं आएगी, वहाँ धूप नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीजें कल्चर है कि बच्चे को कैसे पालना है, तो इसके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है। The child learns the language of the family and begins to internalize the tracts and observations of cultural group। जिस संस्कृति में बच्चा रहता है भाषा का विकास उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसी संस्कृति है, कैसी भाषा का विकास होगा। जैसी भाषा परिवार में बोली जाएगी वैसे बच्चे की भाषा का विकास होगा। Ideal human values and disciplinary practices are learned by children determined by their particular culture। उनके जो ह्यूमन वैल्यूज होते हैं, मानवीय मूल्य होते हैं, आदर्श होते हैं, अनुशासन करने के जो तरीके होते हैं, ये सारे बच्चे जो है वो अपनी संस्कृति से सीखता है। जैसे हम देखते हैं डिसिप्लिनरी प्रैक्टिसेस भी बहुत अलग अलग तरह की होती है। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को बिल्कुल अंकुशवादी ऑटोक्रेटिक होते हैं कि यार ये करना ही है और नहीं करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा। कुछ होते हैं जो मर्जी है वो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये डिसिप्लिनरी प्रैक्टिसेस है, तो अलग अलग कल्चर के अलग अलग डिसिप्लिनरी प्रैक्टिसेस होती है, अनुशासन की तकनीक होती है और उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है, विकास के ऊपर। एक फैक्टर आता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली। बच्चे का जो
जिस परिवार में बच्चा पैदा हुआ है उसका सामाजिक आर्थिक स्तर क्या है, वो किस स्तर को बिलोंग करता है। मान लीजिए वो किसी पुअर फैमिली का है तो उसका डेवलपमेंट स्लो भी हो सकता है और ग्रोथ भी स्लो हो सकती है और एज कम्पेयर टू नॉर्मल चाइल्ड। तो सामाजिक आर्थिक स्तर परिवार का कैसा है उसका भी बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर प्रभाव पड़ता है। Parents in financial circumstances are less likely to understand the principles of modern scientific child care. The principles of modern scientific child care, they lack money to buy the essentials of health and diet, and often they are unwilling or unsure of how to obtain medical care in hospitals. इसका एक सोशल इकोनॉमिक स्टेटस का हम देख सकते हैं कि डिलीवरी करानी है, यदि मान लीजिए उसके पास पैसा नहीं है तो वो एक नॉर्मल सी जगह पे जाके डिलीवरी कराएगा या घर पे करा लेगा, तो बच्चे का विकास के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आना वहीं से शुरू हो जाएगा। उसकी केयर, बार बार मेडिकल ट्रीटमेंट, इंजेक्शन लगवाना है उसको, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल उसका नहीं पता होता है, नॉलेज नहीं पता होती कि कहाँ क्या करना है। और दूसरी तरफ यदि मान लीजिए HIG ग्रुप का या MIG ग्रुप का बच्चा है तो वो एक हॉस्पिटल या केयर के लिए अच्छे से केयर के लिए जा सकते हैं। तो ये थे कुछ फैक्टर्स जो हमने आज देखे।